हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुमन परिहार, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिस्कस कर रहे थे फूड क्रॉप वीट। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वीट क्रॉप को, जिसको हमने कहा था कि जो वीट है वो सीरियल्स है में आता है, धान्य क्रॉप। और धान भी हमने बताया था कि किस तरह से मेन सीरियल्स, माइनर सीरियल्स, मिलेट्स और सूडो सीरियल्स 4 प्रकार के होते हैं। और हमने फिर स्टार्ट किया था उसमें हमारा जो मेन सीरियल्स में जो वीट आता है, जिसका बोटनिकल नेम टिटकम एस्टिवम है, उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने उसका बोटनिकल नेम, उसकी फैमिली पोएसी, उसका ओरिजिनल हिस्ट्री और उसका कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री है, और उसके प्लांट का मॉर्फोलॉजी, कैसा प्लांट होता है, वीट का क्रॉप कैसी होती है, प्लांट कैसा होता है, वो सब हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वीट का कल्टीवेशन, कि किस तरह से हम वीट क्रॉप किसान जो हैं किस तरह से कल्टीवेट करते हैं, या वीट को उगाने के लिए किस तरह से क्लाइमेट चाहिए, किस तरह से सॉइल चाहिए, आवश्यकता है सॉइल की आवश्यकता है, या अच्छी क्रॉप के लिए कौन सी ज़मीन अच्छी होती है वीट के लिए कल्टीवेशन के लिए, ये सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्या टॉपिक है आज हमारा? है टॉपिक जो है वीट कल्टीवेशन। तो वीट कल्टीवेशन में बात है, तो कल जो बात की थी हमने कि जो गेहूं जो है, एक तो जब कल्टीवेशन की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं उसके क्लाइमेट एंड सॉइल। कैसा किसी भी फसल के लिए उगाने के लिए वहाँ का क्रॉप जो भी जहाँ उगती है वहाँ की जलवायु एवं मृदा, मतलब वहाँ का क्लाइमेट एंड सॉइल ज़्यादा रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में, कि कितना उसके ऊपर ही पूरी फसल निर्भर करती है कि वहाँ की वो फसल, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की फसल, वहाँ का क्लाइमेट वहाँ का सूट करता है, या सॉइल वहाँ की उस फसल के उगाने के लिए काबिल है कि नहीं, इसके ऊपर पूरा महत्व होता है। तो अगर हम क्योंकि हम गेहूँ वीट पढ़ रहे हैं, तो जो गेहूँ की जो फसल है इसके लिए क्लाइमेट है, जो एक तो इसको रबी की फसल कहते हैं, जो कि आपको पहले आप जब थे पहले हम लोग जानते हैं कि 2 मेन जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं इंडिया के, या जो है 2 फसल होती है, रबी की फसल और खरीफ फसल। आजकल जो क्योंकि पानी की अच्छी सुविधा है, तो जो बड़े बड़े किसान हैं वो 3 फसल भी साल में ले लेते हैं। गेहूं की जो फसल है, वीट जो फसल है, वो रबी की फसल कहलाती है। और इसमें जो गेहूं की फसल के लिए जो अवस्था चाहिए, जो क्लाइमेट है, ठंडी व नम जलवायु उत्तम रहती है। गेहूं के ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट है, ठंडा व नम जलवायु उत्तम रहती है इसके लिए। और पकने के लिए अगर हम बात करें गेहूं के पकने के लिए, जो बालियाँ पकने के लिए है, वहाँ पर उस टाइम उसको सूखी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इस कारण गेहूं की जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर टू नवंबर, तथा जो कटाई जो है, अगर हम हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो फरवरी से मई तक की जाती है। गेहूं को सर्दियों की फसल है, परंतु जो अगर हम कहें भारतीय जलवायु में, जो क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में बोया काटा जाता है, अगर इंडिया में है कि जो कई जो अलग अलग मौसम अलग अलग तरह होता है, तो इस प्रकार से गेहूं की फसल 2 प्रकार की होती है, जैसे विंटर वीट और स्प्रिंग वीट, शरद गेहूं और वसंत गेहूं। विंटर वीट में जो है इस प्रकार की जो गेहूं की कुछ वैरायटी है, जो नवंबर, जो उनकी सोइंग जो होती है वो अक्टूबर में व नवंबर में होती है, तथा जो उनकी हार्वेस्टिंग टाइम है वो मई से लेकर जुलाई तक होता है। और जो स्प्रिंग वीट है
इस प्रकार के गेहूं की जो सोइंग टाइम है वो अप्रैल से मई तथा जो उनका हार्वेस्टिंग टाइम है वो अगस्त से सितंबर के मध्य होता है। तो ये दो तरह के वीट की जो है विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ के जगह पर कितना जलवायु वहाँ की कब नम ठंडी व नम जलवायु होती है तो उस टाइम सोइंग, और जब वहाँ की जगह का सूखी और गर्म जलवायु हो तब वहाँ पर हार्वेस्ट किया जाता है, पकना का टाइम वो होता है। भारत में जो है गेहूं की जो सर्वाधिक जो अगर पैदावार है मैदानी भागों में होती है। यहाँ का जो औसत वार्षिक वर्षा जो है, औसत रेनफॉल्स हैं 700 to 1600 mm होती हैं। इससे अधिक वार्षिक वर्षा गेहूं के खेती के लिए हानिकारक होती है। गेहूं की अच्छी फसल रबी की फसल है। फसल के वृद्धि के समय सर्दी की 1-2 हल्की बरसात या सिंचाई से अच्छी उपज प्राप्त होती है। और गेहूं के लिए अगर हम सॉइल की बात करें, मट्टी की बात करें कि कैसी मट्टी चाहिए, तो दोमट मट्टी, लोम मट्टी जो है गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। वैसे तो भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग मिट्टी गेहूं की अलग अलग उसमें पैदावार होती है, जैसे कि जो माउंटेन सॉइल है या पर्वतीय मिट्टी है, जहाँ जैसे हिमालय, शिवालिक, आसाम या सिक्किम में अलग तरह की मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश में गैंगेटिक सॉइल जो अलग होती है, पंजाब में इंडस वैली सॉइल होती है। आपका दक्षिण भारत में, केंद्रीय दक्षिण भारत में जो है ब्लैक और सॉइल होती है, और राजस्थान में जो है डेजर्ट सॉइल होती है। तो यहाँ पर अलग अलग सॉइल के हिसाब से अलग अलग वैरायटी के जो सॉइल जो गेहूँ हैं, वीट अलग अलग गेहूँ की जो वैरायटी है उसके अनुसार अलग अलग बोई जाती हैं। अलग वैरायटी इम्प्रूव, अलग वैरायटी इस तरह की मिट्टी के लिए अलग वैरायटी निकाली गई हैं, वही यहाँ पर अच्छी पैदावार देती हैं। तो ये बात हो गई क्लाइमेटिक सॉइल एंड उसकी कैसा गेहूं को क्लाइमेट चाहिए और किस तरह के सॉइल चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गेहूं के किस तरह से गेहूं का कल्टीवेशन किसान करें। तो जब गेहूं की बुवाई होती है तो पहले गेहूं की बुवाई करने के लिए उनको फसल तैयार करना है कि कैसे फसल तैयार करें। फसल तैयार का मतलब गेहूं को बोने के लिए फील्ड तैयार करना, खेत तैयार करना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर सोइंग। बीज बोने के लिए किसान अपने खेत का मतलब ज़मीन को कैसे तैयार करें। तो गेहूं के बीजों को जो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर में जब बोया जाता है तो उसके लिए ये जो अधिक जो है उस टाइम जो रोग है कीट रस्ट का अधिक होता है कि ये रोग इसमें बीज में लग जाए। तो बीज बोने से पूर्व ही खेत में जो मिट्टी होती है उसको जोत लिया जाता है, उसको हल्की भुरभुरी कर ली जाती है जोतने के बाद में, और जिससे कि एक समान जो सीड डालें तो उनका जो जर्मिनेशन हो, जुताई में नमी मतलब एक सा उसमें नमी हो, मॉइस्ट हो और बीजों को बोने से पहले सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाता है। 2 तरह से सोइंग की जाती है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से और दूसरी सीड ड्रिलिंग मेथड से। ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब छिड़काव विधि से द्वारा। इस छिड़काव विधि में जो होता है नम व भारी मिट्टी इस विधि में प्रयुक्त किए जाती हैं, और सीड ड्रिलिंग मेथड जो हम बात करें तो इस विधि में सूखी व हल्की मिट्टी में होती हैं, जो कि ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ड्रिलिंग जो है पंक्तियों में भर के कर लेते हैं। और इस प्रत्येक जो लाइन में 22 से 24 सेंटीमीटर के अंतर पर स्थित होते हैं। गेहूं की अच्छी फसल के लिए इसके पूरे जीवन जैसे सोइंग करने के बाद में इसमें 3-4 बार सिंचाई पूरी देनी पड़ती है कि भाई कम से कम सिंचाई इरिगेशन की ज़रूरत होती है। कटाई से पूर्व 2-3 सप्ताह पहले इसकी सिंचाई की जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी है, जैसे कि राजस्थान में बालू दोमट मिट्टी में 6-7 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है।
अधिक उत्पादन के लिए जो हैं कि कैसे उत्पादन है, तो कम समय पर इसमें फसल में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं जो पोटेशियम युक्त जो हैं फर्टिलाइज़र जो हैं खाद डाली जाती हैं, और आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़े तो इंसेक्टिसाइड भी किसान या फंगिसाइड भी किसान लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। गेहूं में जो है अधिक खरपतवार भी उगाते हैं, और उन खरपतवार को निकालने के लिए हैंड प्लकिंग, जिसको हम निराई कहते हैं, या वीडिसाइड जैसे कि 2,4-D या MCB का छिड़काव करके नष्ट कर किया जाता है। गेहूं में खेत में उगने वाला जो प्रमुख खरपतवार है वो मोथा, साइप्रस रेंटस, बथुआ या चील, चिनोपोडियम लवम आदि होते हैं, जिनको कि किसान हैंड प्लकिंग द्वारा निकाला जाता है, या किसान उसको हैंड प्लकिंग के द्वारा निकालते हैं। अब ये है कि इसमें अब है कि क्रॉप प्रोडक्शन के अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें बीमारियां भी लग जाती हैं अधिक उसमें हैं, इसमें जब लग जाती हैं तो इसमें बीमारियों के लिए ज़्यादा बीमारी नहीं लगे तो उसके लिए किसान जो है पैथोजन, पीस्ट और वो सब भी इसमें छिड़काव कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग जो टाइम है गेहूं का मार्च से लेकर मई के मध्य किया जाता है, और हार्वेस्टिंग में भी पहले जो छोटे किसान हैं वो कटाई हाथ दराती या रोलर से करते हैं। बड़े जो किसान हैं थ्रेसिंग जो हैं वो अपने जो थ्रेसिंग करते हैं और उनको काट के ज़मीन में या आंगन में फैलाकर इसको थ्रेसिंग करके, जिससे कि भूसा अलग हो जाता है और उनका जो दाना है वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से गेहूं में से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और गेहूं को दाने को जो सुखाकर बोरियों भरा जाता है, जिसमें कि इनसे बचाया जाता है, जैसे दीमक है, इल्ली, घुन या जो दूसरे तरह के जो कुछ कीड़े ना लग जाए, इंसेक्टिसाइड ना लग जाए, उसके लिए उनको कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं किसान, उसमें डाल देते हैं। मिलिंग मतलब है कि बीनकर मशीनों में साफ़ किए जाते हैं, गेहूं चक्की या रोलिंग मशीन से पीसा जाता है, जिससे कि ड्राई स्टार्ची चूर्ण बन जाता है, और इनके अनुसार जो है अलग अलग तरह के इनके साइज़ के कण जो हैं अलग अलग साइज़ के पीस के, मोटा अनाज, इसको महीन अनाज, इसको सूजी है या उसकी मैदा है या आटा है, अलग अलग तरह से कर लेते। तो ये तो है कि किस तरह से किसान अपने खेत तैयार करता है गेहूं के, और करने के बाद में उसको ज़मीन तैयार करने से लेके सिंचाई करता है, हार्वेस्ट करता है और फिर उनको स्टोरेज करता है। अब ये बात है कि स्टोरेज करने के बाद में कुछ उसमें के हैं कि किसान ज़्यादा उत्पादकता लेने के लिए कुछ इम्प्रूव वैरायटी निकाली हैं, और इम्प्रूव वैरायटी के लिए जो क्रेडिट जाता है डॉक्टर BB पाल या डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, के एफर्ट को है, इंडियन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो पूरे के बहुत से साइंटिस्ट इसमें लीडर्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और लगातार इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे कि लर्मा रोजा 64, जो ये वैरायटी ड्राफ्ट वैरायटी है और रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्लैक रस्ट है। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन सेंटर एंड पेनिसुलर इंडिया। दूसरी जो वैरायटी है NP 846, इट इज़ टॉल वैरायटी, highly resistant to rust and it most suitable for north and hilly region. Sonra 64, it is draft variety, more suitable for late sowing. Kalyan Sona, it is double draft variety, most suitable for areas with high rainfall. Sonalika, it is early maturity draft variety. The grain are golden and attractive but suspected to lose smut. तो कुछ ये वैरायटी हैं जो किसान IR के डिफरेंट साइंटिस्ट हैं समय समय पर रिलीव करते हैं। सारावती सोनरा, इट इज़ ऑल्सो एन अर्ली मैच्योरिटी ड्राफ्ट वैरायटी। मोटी SD 1949 ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी। हीरा HD
1941. It is also a triple draft variety with amber hard and long grains. CPN 3004. It is semi draft variety with medium maturity duration. HS 277. It is early sown Rainford semi draft variety with medium late maturity. HS 295. It is late sown Rainford semi draft variety. Mangala HS 1077. It is highly yield variety. PVW 152160 HS 2177. It is semi draft variety. तो इस तरह से अलावा हीरा, मोती, जनक, कमल, अर्जुन, शैलजा, WG 357, WG 377, WL 1410, NI 549 जो वैरायटी हैं वो इंडिया में ईल्ड हैं, जो ये इंडिया की वैरायटी हैं। सम इम्पोर्टेंट जो वैरायटी हैं जैसे कि रेनफॉल, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो स्पेशल एरिया के लिए बनी हुई हैं, जैसे कि रेनफेड एरिया ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन के लिए हैं C306, PVW 175 रेनफेड एरिया के लिए है। नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन के लिए PW65, WL 2265, WH 533। नॉर्दर्न हिल्स के लिए CPAN 1796 कल्याण सोना सोनिलिका BL 421। सदर्न हिल्स के लिए हैं HW 741। नॉर्थ ईस्टर्न जोन के लिए HB 11002, HP 1209, UP 262, जनक WP 11। एंड सेंट्रल जोन एंड सॉल्ट अफेक्टेड लैंड के लिए हैं J45, 65, KL1। तो ये सब जो वैरायटी हैं 283, PVW 65, तो ये सब जो वैरायटी हैं ये डिफरेंट रिसर्च के द्वारा लगातार कड़ी मेहनत के द्वारा साइंटिस्टों के लिए रिलीज़ की गई है कि जो अलग अलग एरिया हैं उसमें किसान अपने खेतों से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। अब हम बात करते हैं कि क्या यूजेज है वीट का। तो क्योंकि स्टेपल डाइट मोस्टली बहुत पूरी कंट्री की बात क्या पूरे संसार में ही गेहूँ किसी न किसी रूप में तो खाया ही जाता है हमेशा। कोई रोटी जो इंडिया में अगर हम करें तो रोटी चपाती के रूप में कह सकते हैं, और बाहर हैं तो वो ब्रेड कह सकते हैं कि भाई ब्रेड है, पर वहाँ ये अलग तरह का सिस्टम है। तो जो गेहूं का जो है वो रोलिंग जो ग्रेन है, जो गेहूं का जो बीज जिससे हम फल बीज निकलता है उसके अंदर, तो उसमें अगर ये कहें कि उसका जो क्या है इसका पीसने के बाद इसका अलग अलग वो निकाल कर देते हैं कि भाई इसमें अगर 3 पीस के निकाला तो उसमें क्या क्या है उसके अंदर, गेहूं के दाने के अंदर, गेहूं का जो दाना है उसके अंदर क्या है। तो गेहूं के दानों के अगर हम स्टडी करें तो उसमें 82% जो है वो स्टार्च होता है। गेहूं के अंदर 82% स्टार्च होता है, जिसमें कि विटामिन, खनिज, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। विटामिन बी तथा ई जैसे नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन 12.5%, फैट 1.8%, स्टार्च 71.7% और जो वाटर है 12.5% उपस्थित होता है। गेहूं के तो दाने में 2 प्रकार के प्रोटीन, ग्लाइडिन और ग्लूटिन होता है। ग्लूटिन मिलता है और ग्लूटिन जो है स्टार्च के साथ मिलकर ग्लूटिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो गेहूं का जो आटा जो डो बनता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खिंचाव जो है वो इसकी वजह से ही उत्पन्न होता है। तो ये तो है गेहूं का। और अब इसके कारण ही जो है इसकी रोटी बनने का होता है। तो इसमें जो डिफरेंट जो इसका है कि जो सूजी, मैदा
आटा के बनते हैं। इसके अलावा कुछ गेहूं का जो है उससे अल्कोहलिक पेय पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, जो कि इसमें अल्कोहलिक पदार्थ बनते हैं। और गेहूं से एक जो ब्रान नामक जो है फोडर पशु आहार उत्पन्न होता है। गेहूं में जो निकल के जब इसका जो दाने अलग निकाल लेते हैं तो भूसा जो है वो पशुओं का आहार तक होते हैं। गेहूं के जो स्टैम होते हैं उनमें से कैप और जो पैकिंग मटेरियल के काम में आता है। ये सब इसके यूज़ हैं कि क्या गेहूं हमारे किस तरह से काम में आता है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि फूड क्रॉप वीट की कर लिया। कुछ ये आज के चैलेंजेस हैं कि क्या क्रॉप में किस चैलेंज होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ लगती हैं, उसको किस तरह से करना है, इंसेक्ट से कैसे बचना है, क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है, ये सब स्टेप हैं। तो इसके साथ ही हम आज इसको हमारा जो वीट है फूड क्रॉप ख़त्म हो गया है, मतलब आज कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम दूसरी जो फूड क्रॉप है राइस, उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।